दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक सदर रफीक तारड़ के मुतालिक, जो हाल ही में वफात पा गए हैं। आखिर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा भी नहीं दिया था, तो फिर उनको ऐवान सदर से कैसे निकाला गया? पाकिस्तान के साबिक सदर मोहम्मद रफीक तारड़ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वफात पा गए हैं। उनकी उम्र 92 बरस थी। वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सन 1998 से सन 2001 तक सदर पाकिस्तान रहे। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक वो तवील अरसे से बीमार थे। वाकया कुछ यूं है कि दिन के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त होगा जब सदर रफीक तारड़ और उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ ऐवान सदर की चौथी मंजिल से एक साथ नीचे उतरे और जमीनी मंजिल की मरकजी राहदारी से पहलू ब पहलू लेकिन निहायत खामोशी से चलते हुए बाहर आए। सामने सदर मुमलिकत की गाड़ी खड़ी थी, जिस पर रिवायत के बरक्स कौमी परचम नहीं था। शौफर ने दरवाजा खोला और सदर रफीक तारड़ आगे बढ़कर इसमें सवार हो गए। जनरल मुशर्रफ ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और जर्नलिस्टिक बगल में दबाकर रुखसत होने वाले को सैल्यूट किया, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला। गाड़ी आगे बढ़ी तो जनरल मुशर्रफ वापस लिफ्ट की तरफ पलट गए। ये एक मुंतखब सदर रफीक तारड़ की ऐवान सदर से रुखसती का मंजर था। बज़ाहिर इन वाकयात में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वाक़े के पसे पुश्त कमोबेश एक माह के वाकयात थे और ये वाकया उनका नुक्ता उरूज था। मामलात इस इंतहा तक कैसे पहुंचे, इसकी तफसील निस्बतन तवील है। मई 2001 की बात है जब ऐवान सदर के एक इशाइये में शरीक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के रूह रवां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सदर मुमलिकत मोहम्मद रफीक तारड़ से तन्हाई में बात करने की ख्वाहिश की और बताया कि फौजी जनता ने आपको रुखसत करने का फैसला कर लिया है। चंद रोज के बाद जिला सवाबी खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन में सदर मुमलिकत से डॉक्टर कदीर खान की एक और मुलाकात हुई। इस बार उनके पास कुछ मजीद मालूमात थी। लुबे लुबाब यही था कि गुज़श्ता बरस 12 अक्टूबर को एक मुंतखब हुकूमत का खात्मा करके इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली फौजी क़यादत ने अब सदर मुमलिकत को भी रुखसत करने का फैसला कर लिया है। आइंदा चंद रोज के दौरान ताकत के मराकज में गर्दिश करने वाली इस इत्तला की सुनगुन कुछ सहाफियों को भी हो गई। इस सिलसिले की पहली खबर जून के पहले हफ्ते में पेशावर के एक बड़े अंग्रेजी अखबार द फ्रंटियर पोस्ट में शाया हुई। खबर निगार फखरुर रहमान के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली थी कि इक़्तिदार पर कब्जे के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के खुद साख्ता मनसब पर फायज होने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ ने सदर तारड़ को हटाने का फैसला कर लिया है और तय किया कि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए खराबी सेहत को बुनियाद बनाया जाएगा। यही खबर थी जो साकिन पानियों में पत्थर की तरह गिरी और सदर मुमलिकत के तर्जुमान मौजूदा सेनेटर इरफान सिद्दीकी के दफ्तर में तस्दीक के लिए टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। खबरों के इस हुजूम में ताकत के मराकज में भी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि वो पहली बार थी जब खैबर पख्तूनख्वा से वापस आकर इन इत्तलात की तस्दीक के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ के मोतमिद खास तारिक अजीज को ऐवान सदर तलब किया गया। उनसे चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर से निकलने वाली इत्तलात की तस्दीक मांगी गई। सदर मुमलिकत ने दौरान गुफ्तगू जनरल मुशर्रफ के खास साथी पर वाज़े कर दिया कि फौजी इंतजामिया ने कौमी उमूर के ज़िमन में जो रविश इख्तियार की है वो दुरुस्त नहीं है और इससे कौमी मसाइल में मजीद इजाफा हो जाएगा। सदर मुमलिकत की बातचीत और सवालात पर तारिक अजीज ने खामोशी इख्तियार की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस सिलसिले में जनरल मुशर्रफ से बात करके ही कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। कुछ दिनों के बाद तारिक अजीज दोबारा ऐवान सदर पहुंचे और सदर मुमलिकत को आगाह किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव 13 जून को अपने दोस्तों के साथ ऐवान सदर में इशाइये के ख्वाहिशमंद हैं। सदर मुमलिकत तक जनरल मुशर्रफ की ये ख्वाहिश पहुंचाने के बाद उन्होंने जेब से इशाइये के शुरका की एक फहरिस्त निकाल कर उन्हें पेश कर दी। फहरिस्त में पहला नाम खुद जनरल परवेज मुशर्रफ का था, जिन्हें मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور فوج کے سربراہ کی حیثیت سے مدعو کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ دیگر افراد میں چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد یوسف، ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد، چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل غلام احمد اور جنرل مشرف کے معتمد خاص طارق عزیز شامل تھے۔ صدر مملکت نے ملٹری سیکرٹری کو عشائیے کے انتظامات کی ہدایت کی اور سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایوان صدر ایک بھرا پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے جس میں بیوروکریسی کے اعلیٰ ترین نمائندوں اور سرد گرم کشیدہ زیرک افراد کی ایک بڑی تعداد ہمہ وقت موجود ہوتی ہے، لیکن ایک ایسے معاملے میں جس کا تعلق سول ملٹری معاملات سے ہو، مشورے کے لیے صدر مملکت کسی ایسے فرد پر ہی اعتماد کر سکتے تھے جو ان کے نزدیک ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہو اور اس کی وابستگی شک و شبے سے بالاتر ہو۔ چنانچہ ہمیشہ کی طرح عرفان صدیقی کو مشورے کے لیے طلب کیا گیا۔ گویا فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی، لیکن دائیں بائیں سے ملنے والی مختلف اطلاعات کے باوجود یہ واضح نہیں تھا کہ فوجی حکمران کے دل میں کیا ہے اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا حکمت عملی ان کے پیش نظر ہے۔ یہ گفتگو دو مقامات پر کی جا سکتی تھی: ریزیڈنس کے نام سے پکارے جانے والے ایوان صدر کے رہائشی علاقے کے ڈائننگ ٹیبل پر، یا دیوار کے اس طرف ڈرائنگ روم میں جہاں سربراہ مملکت دفتری اوقات سے ہٹ کر اپنے مہمانوں سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ کھانے کی میز پر گفتگو کرتے ہیں تو بات چیت ہلکی پھلکی اور خوشگوار ہوگی، لیکن اگر وہ اس موقع پر زبان نہیں کھولتے تو صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ صدر مملکت نے عرفان صدیقی کے ساتھ بات چیت میں خیال آرائی کی۔ عرفان صدیقی نے صدر تارڑ کے اندازے کی تائید کی اور کہا کہ وہ یقیناً دو ٹوک بات کریں گے، اور یہ چونکہ ایک بنیادی نوعیت کا اہم فیصلہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ صدر مملکت ٹھنڈے دل کے ساتھ معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے نہایت نپے تلے انداز میں گفتگو کریں۔ مشاورت مکمل ہوئی اور مہمانوں کا انتظار شروع ہو گیا۔ بتایا گیا تھا کہ لوگ 8:30 سے 8:45 بجے کے دوران ایوان صدر پہنچ جائیں گے، لیکن تاخیر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ چیف ایگزیکٹو کے دفتر میں بھی مشاورت کا عمل جاری ہے، یہ تاخیر اسی وجہ سے تھی۔ مہمان جیسے ہی ایوان صدر پہنچے تو انہیں فوری طور پر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا دیا گیا۔ مہمانوں نے صدر مملکت کے ساتھ نہایت خاموشی کے ساتھ عشائیہ کیا۔ اس موقع پر دونوں طرف سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ کھانے کے بعد صدر مملکت اٹھ کھڑے ہوئے اور قہوے کے لیے مہمانوں کو ہمراہ لے کر ڈرائنگ روم پہنچے۔ ایوان صدر میں پیش کیے جانے والے سیاہی مائل رنگت اور نسبتاً تلخ ذائقے والے قہوے کی بڑی شہرت ہے۔ قہوہ پیش کر دیا گیا تو جنرل مشرف نے احتیاط سے نگاہیں دائیں بائیں دوڑائیں، گویا جاننا چاہتے تھے کہ کمرے میں کوئی ایسا شخص تو موجود نہیں ہے جسے یہ گفتگو نہیں سننی چاہیے۔ اس اطمینان کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بات چیت کا آغاز کیا۔ پہلے انہوں نے عشائیے میں مدعو کرنے پر اور اس کے بعد انہوں نے فوجی کارروائی کے بعد ان کی خواہش پر صدارت کا منصب سنبھالے رکھنے پر میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ ان رسمی کلمات کے بعد وہ اپنے اصل مدعے پر آئے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ یعنی جنرل مشرف خود صدارت کا منصب بھی سنبھال لیں۔ انہوں نے صدر مملکت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ندامت اور افسوس محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہو چکا ہے کیونکہ ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، عوام میں بے چینی ہے اور بیرونی دنیا یہ سمجھتی ہے ملک میں چونکہ کوئی واضح نظام نہیں ہے، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے صدر تارڑ کا جانا اور خود جنرل مشرف کا صدر کا منصب سنبھالنا ضروری ہو گیا ہے۔ جنرل مشرف نے اپنی بات کسی قدر تفصیل سے بیان کی تھی۔ صدر تارڑ نے بھی جوابی طور پر نہایت تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور کہا کہ میں ایک منتخب صدر ہوں جس نے الیکٹورل کالج سے ریکارڈ تعداد میں ووٹ لے کر یہ منصب سنبھالا ہے، اس لیے میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کے کہنے پر مستعفی ہو کر یہ منصب چھوڑ دوں۔ انہوں نے جنرل مشرف کی قیادت میں فوجی انقلاب کے بعد رونما ہونے والی صورتحال اور اس دوران کیے جانے والے بعض غیر قانونی اقدامات کا بھی ذکر کیا جن میں PCU ججوں کا معاملہ خاص طور پر شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان واقعات کو انہوں نے دل پر جبر کر کے اس لیے برداشت کیا تاکہ ملک کو کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ جو چاہتے ہیں کر گزریے، میں مستعفی نہیں ہوں گا۔
इरफान सिद्दीकी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने उन्हें अगले रोज आगाह किया कि जनरल मुशर्रफ और उनके साथी उनका मौक़िफ़ सुनकर हैरान रह गए। उन्हें तवक्को नहीं थी कि मार्शल लॉ के निफाज के बाद सिविलियन निज़ाम के तन्हा नुमाइंदे यानी सदर मुमलिकत इतना दो टोक और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। सदर तारड़ ने उन्हें बताया कि उनकी गुफ्तगू के बाद माहौल में सन्नाटे की सी कैफियत पैदा होगी, जिसे जनरल गुलाम मोहम्मद की धीमी आवाज ने तोड़ा और कहा, सर आप मुस्ताफी हो जाएं। जनरल गुलाम मोहम्मद की तजवीज दरअसल सदर तारड़ के उस सवाल के जवाब में थी कि ख्वाहिश तो अपनी जगह कि जनरल मुशर्रफ सदर बनना चाहते हैं या उनके साथी उन्हें सदर बनाने पर कमर बस्ता हैं, लेकिन असल बात यह है कि इस ख्वाहिश की तकमील का कानूनी तरीका क्या होगा। बज़ाहिर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, जिस पर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कहा कि आपके मुस्ताफी हो जाने से ये रास्ता हमवार हो जाएगा। बातचीत के इस मरहले में तलखी पैदा हो गई और सदर तारड़ ने कहा, मैं किसी की हुकूमत का तख्ता उलटकर इस मनसब पर नहीं बैठा, मैं एक मुंतखब सदर हूँ। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू अभी जारी थी कि जनरल यूसुफ दरमियान में ही बोल पड़े। उन्होंने सवाल किया कि क्या आइन आपको इस्तीफे की इजाजत नहीं देता। इस जुमले पर तलखी में मजीद इजाफा हो गया और सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन इस्तीफे की इजाजत देता है, लेकिन इस्तीफे का भी एक तरीका कार होता है। सदर अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असेंबली को पेश करता है, लेकिन आप लोग असेंबली तोड़कर ये रास्ता अज खुद बंद कर चुके हैं। बात यहां तक पहुंची तो इस मरहले पर तारिक अजीज ने मुदाखलत की और सदर साहब से कहा कि सर आप कोई रास्ता निकालें। सदर मुमलिकत ने बात इत्मीनान के साथ सुनी और निहायत दो टोक अल्फाज में कहा, आप इस्तीफा चाहते हैं तो रास्ता निकालना भी आपका काम है, मेरा नहीं। मैं इस्तीफा हरगिज नहीं दूंगा। इस मुकालमे के बाद गुफ्तगू खत्म हो गई और सदर मुमलिकत को मुस्ताफी होने के लिए आमादा करने के लिए आने वाला वफ्द नाकाम होकर वापस चला गया। यही मुलाकात थी जिसमें एक मौके पर सदर तारड़ ने कहा था कि मैं सुप्रीम कमांडर हूं, इस हैसियत में आप सब लोग मेरे मातहत हैं, जो ना इस्तीफा मांगने के मजाज हैं और ना मैं आपको इस्तीफा देने का पाबंद हूं। अगले रोज ISI के सरबराह जनरल महमूद दफ्तरी औकात में ऐवान सदर पहुंचे। इस मुलाकात में उन्होंने गुज़श्ता मुलाकात की तरह सदर मुमलिकत से इस्तीफे के मुतालबे पर माजरत का इजहार करते हुए कहा कि मेरी इस मुलाकात का मकसद आपको कुछ मजीद हकाइक से आगाह करना है। इस मुलाकात में उन्होंने सदर मुमलिकत को आगाह किया कि जनरल मुशर्रफ कुछ दिनों के बाद इंडिया जाने वाले हैं। मुल्क कौम की बेहतरी इसी में है कि वो एक मजबूत हैसियत में इंडिया जाएं। इसलिए अच्छा होगा कि वो सदर तारड़ मुस्ताफी हो जाएं, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने 20 जून को सदर मुमलिकत की हैसियत से हल्फ लेने का फैसला कर लिया है। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक सदर तारड़ ने इस मौके पर पहले की तरह निहायत मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि फौज के मुकाबले में अगरचे वो बहुत कमजोर हैं, कोई बड़ी मुज़ाहमत नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्ताफी नहीं होंगे। इन वाक़यात और पैगामात के तबादले के बाद सदर तारड़ ने मुस्ताफी हुए बगैर ऐवान सदर खाली करने का फैसला कर लिया ताकि मजीद किसी बदमज़गी से बचा जा सके। सदर मुमलिकत की इन तैयारियों की इत्तला मिलने पर तारिक अजीज 16 जून को एक मरतबा फिर ऐवान सदर आए और जनरल मुशर्रफ की तरफ से उन्हें पैगाम दिया कि वो इस तरह ऐवान सदर से न जाएं, क्योंकि जनरल मुशर्रफ चाहते हैं कि वो 19 जून को ऐवान सदर में सदर तारड़ के एजाज में अलविदाई इशाया दें और अलविदा कहने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे। इसी तरह जब वो लाहौर पहुंचे तो गवर्नर पंजाब उनका खैर मकदम करें। सदर तारड़ ने इसके जवाब में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस अंदाज में उन्हें मनसब छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, इसमें इस किस्म के नुमाइशी इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा ये रिकॉर्ड पर रहे कि ना मैंने इस्तीफा दिया है और ना ही मैंने किसी अलविदाई तकरीब में शिरकत की है। 20 जून को 10:30 और 11 बजे के दौरान जनरल मुशर्रफ ऐवान सदर पहुंचे, लेकिन इससे कबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस से एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि यह हंगामी तरमीमी हुक्म मजरिया 2001 से फौरी कबल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मनसब पर फाइज शख्स अपने ओहदे से फारिग समझा जाएगा। गोया जो काम आइन और कानून के जरिए मुमकिन नहीं था, उसे चीफ एग्जीक्यूटिव के हुक्मनामे के जरिए मुमकिन बना लिया गया, जिसके लिए किसी आइनी और कानूनी सहारे की जरूरत भी नहीं थी। इस हुक्मनामे के साथ ही एक और हुक्मनामा भी जारी किया गया जिसमें कहा गया था अगर किसी भी वजह से सदर मुमलिकत का ओहदा खाली हो जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर बन जाएगा।
जनरल मुशर्रफ इन हुक्मनामों की इजरा के बाद ऐवान सदर पहुंचे तो सदर तारड़ ने दफ्तर छोड़ दिया। सदर तारड़ के लिए बगैर झंडे की गाड़ी तैयार कराई गई थी जिसमें वो सवार हो गए। इस मौके पर जनरल मुशर्रफ ने उन्हें सैल्यूट किया जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने भी अपनी एक तहरीर में इस वाक़े का जिक्र करते हुए सदर रफीक तारड़ की तारीफ की थी। जनरल मुशर्रफ ने सदर रफीक तारड़ को मनसब छोड़ने पर किस तरह मजबूर किया। अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में उन्होंने इस मामले में खामोशी इख्तियार की है। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने हुकूमत पर कब्जा किया तो उस वक्त उनके पास 2 मनसब थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हुकूमत संभालने के बाद तीसरा मनसब भी उनके पास आ गया, यानी वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गए। 20 जून 2001 को सदर का मनसब संभालने के बाद उनके पास मुल्क के 4 अहम तरीन मनसब आ गए थे। वो मुल्क के सदर का मनसब क्यों संभालना चाहते थे, इस सिलसिले में उन्होंने लिखा है कि सिफारती आदाब के तहत ऐसा करना जरूरी था क्योंकि उनकी गैर मुल्की कायदीन से मुलाकातें होती रहती थी और ऐसे मौकों पर प्रोटोकॉल का मसला पैदा हो जाता था। सदारत के मनसब में दिलचस्पी की दूसरी वजह उन्होंने ये लिखी कि वो इसी साल अक्टूबर में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का मनसब जनरल अजीज के सुपुर्द करने का इरादा रखते थे, जबकि वो जानते थे कि आइंदा बरस इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली वजीर आजम का इंतखाब कर लेगी। इस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव का मनसब भी उनके हाथ से निकल जाएगा। इक़्तिदार की राहदारियों के एक और राजदां और मुमताज सहाफ़ी अजीम चौधरी कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से आगरा मुज़ाकरात के लिए दिल्ली जाते तो इंडिया में उनका खैर मकदम फौज के सरबराह की हैसियत से किया जाता और वजीर आजम वाजपेयी को उन्हें सैल्यूट करना पड़ता।